हेलो माय डियर लर्नर्स, जय श्री श्याम। सो हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे सीए इंटरमीडिएट पेपर नंबर 3 दैट इज टैक्सेशन के इनकम टैक्स के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज एंड वी हैव रीच्ड ऑन टू दिस नेक्स्ट चैप्टर। तो चलो एक एक करके एमसीक्यूज को करते हैं डिस्कस। एंड द नेक्स्ट चैप्टर इज प्रोविजन फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम एंड सेल्फ असेसमेंट, राइट। तो चलो एक एक एमसीक्यू लेते जाते हैं एंड उसको सॉल्व करते जाते हैं। चलो, सो द वेरी फर्स्ट एमसीक्यू इन फ्रंट ऑफ अस इज एन individual client has consulted you on the matter of PAN. He is carrying on the business of sale and purchase of electronic appliances. His turnover is rupees 3 lakh and the profit is rupees 75,000 for the previous year, that is 23-24. Okay. He asked you to provide him the threshold of turnover if any exceeding which he has to apply for PAN. तो देखो हमने देखा था कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जिसकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा इनकम है तो उसको पैन नंबर है दैट इज परमानेंट अकाउंट नंबर के लिए अप्लाई करना पड़ता है। एंड उधर ही हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट देखा था, अगर कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल जिसकी इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से हो रही है एंड हिज ईदर टर्नओवर फ्रॉम बिजनेस या ग्रॉस रिसिट्स आर लाइकली टू एक्सीड, ठीक है, क्या लाइकली टू एक्सीड 5 लाख रुपीज। तो थ्रेशोल्ड क्या था हमारे लिए? थ्रेशोल्ड हमारे लिए ये था कि 5 लाख से ज्यादा होने वाला है आपके बिजनेस का टर्नओवर या प्रोफेशन की ग्रॉस रिसिट्स, तो आपको परमानेंट अकाउंट नंबर के लिए अप्लाई कर लेना चाहिए, राइट। तो यहां पर द थ्रेशोल्ड लिमिट इज 2 लाख, 2,50,000, 3 लाख और 5 लाख। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 5 दैट इज 5 लाख। ये हमने कहां पढ़ा था? सेक्शन नंबर 139A में, राइट। सो पैन से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस थे वो हमने वहां पर देखे थे। मूविंग ऑन विथ द नेक्स्ट एमसीक्यू, मिस्टर जेड एक सैलरीड इंडिविजुअल है और इनकी टोटल इनकम जो है वो 8 लाख रुपए है फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। ही फर्निशेस हिज रिटर्न ऑफ इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 ऑन 20th August 2024। ही इज लायबल टू पे अ फी ऑफ। अब देखो सिंपल सी एक चीज तो समझ में आ रही है कि यहाँ पे फी इनको पे करनी है, रिटर्न लेट फाइल करा है डेफिनेटली। रीजन बीइंग हमने देखा था कंपनी असेसी होती है तो उनके लिए मैंडेटरी रिटर्न फाइलिंग क्या होती है? 31 अक्टूबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। या वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, जिसके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल हो रही है तो उसका हर पार्टनर, उसके लिए भी ड्यू डेट ROI की क्या हो जाती है? 31 अक्टूबर ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, ठीक है। बाकी सारे केसेस में इट इज बेसिकली व्हाट इट इज 31 ऑफ जुलाई ऑफ योर असेसमेंट ईयर। तो हमारा प्रीवियस ईयर है 23-24, असेसमेंट ईयर हो जाएगा 24-25। तो 31 जुलाई 24 तक रिटर्न फाइल हो जाना चाहिए था। इन्होंने जुलाई के बाद रिटर्न फाइल करा है तो उस पर्टिकुलर केस में इनके ऊपर फी एप्लीकेबल होती है 234F की, विच इज बेसिकली 5,000। अगर इनकी इनकम जो है इज अप टू रुपीज 5 लाख, 5 लाख तक इनकम है तो वो फी 1,000 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती। बट यहाँ पे इनकी सैलरी इनकम है और 8 लाख रुपए है तो इनके केस में फी क्या हो जाएगी? 5,000 रुपीज हो जाएगी। अप टू 1,000 अंडर 234F, रुपीज 5,000 अंडर सेक्शन 234F, 10,000 अंडर सेक्शन 234F या नॉट लायबल टू पे एनी फी। तो करेक्ट ऑप्शन है 5,000 हो जाएगा अंडर सेक्शन 234F, ठीक है। सो दैट कैन बी रुपीज 5,000 अंडर सेक्शन 234F। यू कैन रिफर सेक्शन 234F का डिस्क्रिप्शन, राइट। चलो, सो हर एक एमसीक्यू आई एम एक्सप्लेनिंग, जहां पे भी प्रोबेबल प्रोविजंस होते हैं मैं आपको रिवाइज करवाती जा रही हूं। तो अगर आप ये एमसीक्यूज कर ही रहे हो, ठीक है, तो आपका प्रॉपर रिविजन हो रहा है बेटा विद दैट रिस्पेक्टिव एमसीक्यू। जो भी रेलिवेंट प्रोविजन कवर हो रहा है आई ऑलवेज ट्राई कि मैं उसका बैकग्राउंड भी आपको समझा दूं। The next question that is in front of us is Arun's gross total income of previous year, that is 23-24, is rupees 2,45,000. He exercises the option of shifting out of the default tax regime provided under section 115 BAC subsection 1A. अरुण का ग्रॉस टोटल इनकम हमें 2,45,000 रुपए दिया हुआ है। इन्होंने डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से शिफ्ट आउट कर दिया है। इन्होंने डिपॉजिट करा है रुपीज 45,000 इन PPF. He pays electricity bill amounting to rupees 1,20,000 in the previous year 23-24. Which of the following statement is correct? अब देखो सिंपल सी बात है, ग्रॉस टोटल इनकम इनकी 2,45,000 आ रही है, राइट।
और इन्होंने शिफ्ट आउट कर दिया डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से। मतलब अगर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से शिफ्ट आउट कर दिया है तो सारे एग्जेम्पशन, सारे डिडक्शन जो ऑप्शनल टैक्स रिजीम में नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट में अवेलेबल होते हैं इनको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे पीपीएफ में जब भी आप डिपॉजिट करते हो तो एटीसी का डिडक्शन मिलता है ग्रॉस टोटल इनकम से, दैट इज मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक का। तो यहां पर तो इन्होंने 45,000 ही क्या करे हैं, डिपॉजिट करे हैं। तो इनकी इनकम क्या आ जाती है, टोटल इनकम दैट इज 2 लाख रुपीज। एंड मैम टोटल इनकम ऑप्शनल टैक्स रिजीम के हिसाब से इनकी तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम आ रही है, चाहे इनकी एज 60 ईयर्स से कम है, 60 ईयर्स से ज्यादा है या 80 ईयर्स से ज्यादा है। बट यहाँ पे द गेम चेंजर इज, यहाँ पे इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बिल बेटा पे कर दिया है एक्सीडिंग 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपए से ज्यादा का अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया है तो वहां पे फिर हम आपका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट नहीं देखते हैं, आपको मैंडेटरली, ठीक है, इंडिविजुअल और एचयूएफ को मैंडेटरली रिटर्न फाइल करना पड़ता है अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। अरुण इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल हिज रिटर्न अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24 सिंस हिज टोटल इनकम बिफोर गिविंग इफेक्ट टू डिडक्शन डज नॉट एक्सीड बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। तो ये बिल्कुल गलत बात है। अरुण इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल हिज रिटर्न सिंस हिज इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है 2 लाख से ज्यादा नहीं है। अरे भाई लिमिट 1 लाख रुपए की है। Arun is not required to file his return under section 139(1) for previous year since neither his total income before giving effect to deduction under section 80C exceeds the basic exemption limit nor his electricity bill exceeds 2 लाख रुपए। ये सब गलत बातें लिखी हुई हैं। So option number D of course ही correct होगा because Arun is required to file his return under section 139 subsection 1 for previous year 23-24 since his electricity bill exceeds 1 lakh for the previous year 23-24। तो चलो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। अरुण इज रिक्वायर्ड टू फाइल हिज रिटर्न फॉर प्रीवियस ईयर सिंस इनका इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख रुपए से ज्यादा है। यू कैन रेफर द प्रोविजंस व्हिच आर कवर्ड अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। नाउ मिस्टर दिनेश है हमारे साथ जो कि रेसिडेंट है इंडिया में। इनकी ग्रॉस टोटल इनकम हमें 2,30,000 रुपए दी हुई है, कंप्राइजिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट एंड रेंटल इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इन्होंने खर्चा करा है 2 लाख रुपए का अपने बेटे के लिए, ठीक है, फॉर हिज सन फॉर स्टडी टूर टू यूरोप। Whether he is required to file return of income for the assessment year? If yes, what is the due date? ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है अगर हाँ तो ड्यू डेट क्या है। अब इस क्वेश्चन के अंदर ना एग्जामिनर आपको बहुत अच्छे तरीके से टेस्ट कर रहा है, मैं बताती हूँ क्यों। पहले तो समझो, इनका ग्रॉस टोटल इनकम जो है 2,30,000 रुपए है, ठीक है, और इनकी ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर, ठीक है, इनका सेविंग बैंक अकाउंट और रेंटल इनकम है, ठीक है। अब वो बताया नहीं गया है सेविंग बैंक अकाउंट वगैरह कितना है, ठीक है। अगर इसमें से डिडक्शन करते भी तो डिडक्शन करके भी अमाउंट कम ही आता। तो ग्रॉस टोटल इनकम चाहे आप ऑप्शनल टैक्स रिजीम से देखो, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से देखो, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम ही है, ठीक है। और यहां पर ये बोल रहा है कि इन्होंने 2 लाख रुपए का खर्चा अपने बेटे के यूरोप टूर, अब यूरोप में घूमने नहीं गए बेटा, स्टडी के लिए गए हैं, बट यहां पे फॉरेन ट्रैवल तो हो रहा है ना, फॉरेन ट्रैवल तो हो रहा है। क्या एग्जामिनर आपसे इनकम चेक करवाना चाहता है? नहीं, इनकम चेक करवाना चाहता तो आपको बताता ऑप्शनल टैक्स रिजीम है, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है, ये डिडक्शंस है, कुछ नहीं बता रहा है। तो पूरा गेम चेंजर पॉइंट ये वाली लाइन है बेटा, क्योंकि इनकम के हिसाब से तो इनको रिटर्न फाइल करना ही नहीं है, ऑप्शनल होता तो भी, क्योंकि भाई ऑप्शनल के अंदर वी हैव 2.5 लाख की लिमिट और डिफॉल्ट में तो 3 लाख है। लो बताओ, ठीक है, तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट सरपास हो ही नहीं रही है, बट फॉरेन ट्रैवल पे खर्चा कर दिया तो 2 लाख रुपए करा, बट हमारी लिमिट क्या कहती है, फॉरेन ट्रैवल पे एक्सीडिंग 2 लाख रुपीज होना चाहिए, तब आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी एक इंडिविजुअल को या एचयूएफ को। तो यहां पर तो एग्जैक्ट 2 लाख रुपए हो रहा है, तो वो लिमिट भी सरपास नहीं हो रही है, तो मतलब इन केस इनको रिटर्न फाइल करना ही नहीं है। बट एग्जामिनर ने ऊपर इतनी बातें बोल के आपको ऑलमोस्ट कन्विंस करके कंफ्यूज कर दिया, इसलिए यहां पे लिखा है इफ यस। मतलब अगर आप हमसे सहमत हो तो बताओ ड्यू डेट क्या है। भाई हम आपसे सहमत ही नहीं हैं, राइट। सो यस, 31 जुलाई नो, 30 सितंबर नो, 31 अक्टूबर नो, भाई रिटर्न फाइल करना ही नहीं है। नो, ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न। रीजन बीइंग यहाँ पे अगर 1 रुपए से भी ज्यादा होता ना तो 2 लाख के एक्सीडिंग हो जाता, तब रिटर्न फाइल करना पड़ता, बट क्योंकि 2 लाख है इसलिए फॉरेन ट्रैवल का खर्चा 2 लाख है, तो रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। No, he is not required to file return of income, so you can refer the section 139 subsection 1.
Okay, moving on with the next question. Mr. Kumar, aged 62 years, resident and ordinary resident, is a retired employee with a monthly pension of rupees 22,000. He has no other source of income. He has a house property in Bathinda and his only son is living in London and has a house over there. Okay, इकलौता बेटा है, वो भी इंडिया के बाहर रह रहा है, ठीक है. The son met with an accident and died. Oh my God. ठीक है, thereby leaving the house at the London in the name of Mr. Kumar. Mr. Kumar seeks your advice as to whether he is required to file his return under section 139. तो देखो समझो, यहां पर एक इंडिविजुअल, ठीक है, यहां पर एक इंडिविजुअल जिनका स्टेटस हमें क्या बताया जा रहा है, ROR है, ऑर्डिनरली रेसिडेंट है इंडिया में, ठीक है, और इनकी इंडिया में इनकम कितनी है, 22,000 के हिसाब से. फॉर बेसिकली यू हैव टू कंप्यूट कितना, 22,000 के हिसाब से फॉर बेसिकली 12 months इनका इनकम कितना आ रहा है, दैट्स बेसिकली कमिंग 2,64,000. सो ऑप्शनल अगर फॉलो करता है तो भी इनकी इनकम जो है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख से कम है. बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख क्यों, क्योंकि ऑप्शनल में अगर 60 ईयर्स से ज्यादा हो तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख आ जाती है. तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है इनकी पेंशन इनकम, और डिफॉल्ट में तो है ही 3 लाख रुपए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, चाहे आप 60 से कम हो, 60 से ज्यादा हो या 80 से ज्यादा हो. तो एनी केस इनको बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के हिसाब से तो रिटर्न फाइल करना नहीं है. बट ये एक ऐसे इंडिविजुअल है जिनका एक बेनिफिशियल इंटरेस्ट है इंडिया के बाहर. क्या भाई, इंडिया के बाहर एक घर है तो ये उसके बेनिफिशियल ओनर हो गए ना, ये क्या हो गए, बेनिफिशियल ओनर हो गए उसके, ठीक है, उस एसेट के. अब ये इकलौते पर्सन है जो कि भाई इनके बेटे जो थे वो इनके नाम करके गए घर, ठीक है, तो ये क्या हो गए, बेनिफिशियल ओनर हो गए ऑफ एनी एसेट दैट इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया. तो इस रिक्वायरमेंट की वजह से अगर ये यहां पर ROR है, इसलिए ये इस रिक्वायरमेंट की वजह से, अगर ये RNOR हो जाते तो इनके ऊपर ये प्रोविजन नहीं लगता. ये प्रोविजन कहता है ऐसा कोई इंडिविजुअल जो ऑर्डिनरली रेसिडेंट है और वो बेनिफिशियल ओनर है इंक्लूडिंग एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, या बेनिफिशियरी है आउटसाइड इंडिया, या साइनिंग अथॉरिटी है किसी अकाउंट में लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, तो उसको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1. तो यहाँ पे यस, he is mandatorily required to file his return of income as he is resident and ordinary resident and has located has asset located outside India. तो yes, इनको रिटर्न फाइल करना जरूरी है. नो तो आ ही नहीं सकता. yes, he is required to file his return of income, इनकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा नहीं है, और नो आ ही नहीं सकता. सो वी हैव द करेक्ट ऑप्शन कि भाई हाँ, ये बेनिफिशियल ओनर है किसी एसेट के जो कि इंडिया के बाहर लोकेटेड है. सो वी हैव टू फाइल दी रिटर्न, ठीक है. सो yes, he is mandatorily required to file his income tax return as he is resident and ordinary resident कहाँ पे, इंडिया में, and has asset located outside India. You can refer section number 139 subsection 1. ठीक है, चलो आ जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट पार्ट पे. विच ऑफ द फॉलोइंग रिटर्न्स कैन बी रिवाइज्ड अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 5. नाउ देखो, सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 5 में हम रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करते हैं. अब रिवाइज रिटर्न मतलब आपको पता चल गया है कि यार आपको किसी भी तरीके का ओमिशन या करेक्शन करना है तो आपको अपने रिटर्न को रिवाइज करने की जरूरत पड़ रही है, ठीक है. तो रिवाइज आप कब तक कर सकते हैं, ठीक है, 3 months prior to the end of the relevant assessment year या before completion of assessment, दोनों में से जो भी पहले हो जाए. तो रिवाइज रिटर्न अगर आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल किया था अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, उसको भी कर सकते हैं. अगर आपने बिलेटेड रिटर्न फाइल किया था अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 4, उसको भी रिवाइज कर सकते हो. अगर आपने लॉस रिटर्न फाइल किया था अंडर सेक्शन 139 3, जिसको ड्यू डेट पे ही फाइल किया था अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, उसको भी आप रिवाइज कर सकते हो. सो रिटर्न ऑफ इनकम जो 139 सबसेक्शन 1 में, या बिलेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 में, या लॉस रिटर्न फाइल अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 3, इन तीनों को रिवाइज किया जा सकता है. सो ओनली 1 and 2, only 1 and 3, or 1, 2 and 3. So we have the correct option, that is 1, 2 and 3. Right? So you can refer this particular section, that is section number 139 subsection 5. मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस बारे में बात कर रहा है. तो मिस्टर पवन है, इज इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ रोस्टिंग एंड ग्राइंडिंग कॉफी बीन्स. कंफ्यूज ना हो. ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 23-24 इनका टोटल इनकम जो है 4.5 लाख आ रहा है. यहाँ पे
क्या हो रहा है, रोस्टिंग और ग्राइंडिंग कॉफी बीन्स की करी जा रही है। यहाँ पे हम पार्ट ऑफ द इनकम एग्रीकल्चर इनकम एंड पार्ट ऑफ द इनकम बिजनेस इनकम नहीं करेंगे। मैं क्यों कह रही हूं आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि हमने रूल 7B पढ़ा था जो कहता था अगर कॉफी को ग्रो किया जा रहा है और क्योर किया जा रहा है, या कॉफी को ग्रो भी किया जा रहा है, क्योर भी किया जा रहा है, रोस्ट भी किया जा रहा है और ग्राउंडिंग भी किया जा रहा है, मतलब ये बेसिक चीजें जरूर है, ग्रोइंग एंड क्योरिंग एंड फर्दर रोस्टिंग एंड ग्राउंडिंग। तो उस पर्टिकुलर केस में हमारी इनकम को हम पार्ट ऑफ द इनकम को बिजनेस इनकम एंड पार्ट ऑफ द इनकम को एग्रीकल्चर इनकम मान के एग्जेम्प्ट करते थे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये सिर्फ रोस्टिंग और ग्राउंडिंग कर रहे हैं, मतलब एग्रीकल्चर ऑपरेशंस ग्रोइंग और क्योरिंग के कोई और कर रहा है, तो यहाँ पे कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं आएगी। इनका टोटल इनकम 4.5 लाख रुपए दे रखा है। मिस्टर पवन फाइल हिज रिटर्न ऑफ इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 3 दिसंबर को। फी बतानी है अंडर सेक्शन 234F। तो मुझे एक बात बताओ, अगर आपने 3 दिसंबर को अपना रिटर्न फाइल करा और आपकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो आपके लिए फीस क्या हो जाएगा? वैसे तो फीस 5,000 रुपए, बट क्योंकि आपकी इनकम जो है टोटल इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो आपके लिए 1,000 रुपए फीस जो है आपको पे करनी पड़ेगी। सो 5,000 नॉट एक्सीडिंग 1,000, नो फीस पेबल एज टैक्स ऑन टोटल इनकम इज nil and no fees payable as total income is below 5 lakh. So we have the correct option, not exceeding 1,000 rupees over here. Right? So not exceeding rupees 1,000, you can refer section 234F. चलो आगे बढ़ जाते हैं with the next question. So Mr. X है हमारे साथ is a working partner and Mr. Y is a non-working partner. ठीक है, of XYZ partnership firm. Now XYZ partnership firm is subject to tax audit under section 44AB for the previous year 23-24. What is the due date for filing return of income from Mr. X and Mr. Y for the assessment year that is 24-25? अब देख एक चीज बहुत ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ पर हमने एक पॉइंट पढ़ा था, अगर कोई कंपनी जिसपे कंपनी है तो उसको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, या वो पर्सन जिसके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल होती है, ठीक है, तो कंपनी के केस में रिटर्न फाइल करना तो वैसे भी मैंडेटरी होती है और उनके लिए ड्यू डेट होती है 31 अक्टूबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। या कोई पर्टिकुलर पर्सन जिसपे ऑडिट एप्लीकेबल होती है उसके लिए भी क्या हो जाता है, 31 अक्टूबर हो जाता है। या वो पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, जिसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट हो रहे हैं, तो वो पार्टनरशिप फर्म के जितने भी पार्टनर्स हैं, अब यहाँ पे कोई ऐसे बाइफिकेशन नहीं है वर्किंग पार्टनर या नॉन वर्किंग पार्टनर। द प्रोविजन सेज अगर कोई पार्टनरशिप फर्म जिसपे ऑडिट एप्लीकेबल हो रही है, उस पार्टनरशिप फर्म के जितने भी पार्टनर्स हैं उनको भी अपना रिटर्न 31 अक्टूबर को ही फाइल करना पड़ेगा। इसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक है यार, अगर पार्टनरशिप फर्म का रिटर्न नहीं गया तो उससे पहले पार्टनर का रिटर्न नहीं जा सकता। जब पार्टनरशिप फर्म का बुक्स फाइनलाइज होंगी, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म ही तो पार्टनर्स को इनकम दे रही है, तो जब पार्टनरशिप फर्म की ड्यू डेट है वही ड्यू डेट पार्टनर्स के लिए भी हो जाएगी, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म की जब बुक्स फाइनलाइज होंगी तभी पार्टनर अपना रिटर्न फाइल कर पाएगा। इसलिए पार्टनर के लिए भी ड्यू डेट क्या हो जाएगी, 31 अक्टूबर। यहाँ पे कोई बाइफिकेशन नहीं है कि आप वर्किंग पार्टनर हो नॉन वर्किंग पार्टनर हो, तो चाहे मिस्टर एक्स हो चाहे मिस्टर वाई हो, क्योंकि वो पार्टनर है एक ऐसी फर्म के जिसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट हो रही हैं अंडर सेक्शन 44AB, तो उनके लिए ड्यू डेट क्या होने वाली है, 31 अक्टूबर 2024, राइट, दोनों के लिए ही। सो दैट इज 31 जुलाई 2024 फॉर बोथ मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई, नो। 31 अक्टूबर फॉर बोथ एक्स एंड वाई, यस। 31 July for X and 31 October for Y, absolutely not. And 31 July for Y and 31 October for X, absolutely not. So हमारे लिए जो करेक्ट आंसर है that is 31 October 2024, चाहे X वर्किंग हो नॉन वर्किंग हो, whatever is the situation, रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। Is this point clear? चलो आ जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। So in which of the following transactions quoting of PAN is mandatory by the person entering into the said transaction? ठीक है, कहाँ पे पैन को कोट करना मैंडेटरी है? देखो, आप एक बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट बैंक के साथ खुलवा रहे हो तो मैंडेटरी है क्या? नो। ठीक है, अप्लाइंग टू बैंक फॉर इश्यू ऑफ क्रेडिट कार्ड, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, आपको मैंडेटरली अपना पैन कोट करना पड़ेगा। Now payment of rupees 40,000 to the mutual fund for purchase of units, अगर आपने किसी म्यूचुअल फंड के यूनिट्स परचेज करे हैं और यूनिट्स 50,000 से ज्यादा होते तो आपको डेफिनेटली जो है वहां पे पैन कोड करना पड़ता, तो यहाँ पे भी जरूरत नहीं है। कैश डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस ऑफ रुपीज 1 लाख ड्यूरिंग द डे, सो 50,000 से ज्यादा का पेमेंट अगर आपने किसी बैंक में या किसी पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट करा है तो डेफिनेटली आपको पैन कोड करना मैंडेटरी है। नाउ
A fixed deposit of rupees 30,000 with the NBFC registered with the RBI, aggregating the total deposit of 3,50,000 for the financial year up to the date of his deposit made. देखो आपने किसी बैंक के साथ, ठीक है, किसी पोस्ट ऑफिस के साथ, किसी निधि कंपनी के साथ या किसी NBFC के साथ किसी भी तरीके का टाइम डिपॉजिट दैट इज फिक्स डिपॉजिट लिया है जो कि 50,000 से ज्यादा है और एग्रीगेट 5 लाख से ज्यादा है, तो आपको पैन कोड करना मैंडेटरी होता है. बट यहाँ पे ना ही इंडिविजुअली 50,000 से ज्यादा है और ना ही एग्रीगेट 5 लाख से ज्यादा है, तो यहां पे आपको पैन कोड करने की जरूरत नहीं है. सेल ऑफ शेयर्स ऑफ एन अनलिस्टेड कंपनी फॉर एन अमाउंट ऑफ रुपीज 60,000. तो अगर आपने अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स जो है बेचे हैं और उससे आपको बेसिकली आपने बेचा है उसको 1 लाख रुपए से ज्यादा में, तब आपको पैन कोड करना मैंडेटरी होता है. तो अगेन ये 1 लाख से कम है तो आपको पैन कोड करना मैंडेटरी है क्या? एब्सोल्युटली नॉट. आपको पैन कोड करना मैंडेटरी नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे मेरे लिए बेसिकली कौन कौन से पॉइंट निकल कर आए? सेकंड एंड दिस इज फोर्थ. सो सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ सिक्स्थ एंड सेकंड फोर्थ and sixth. No, we have the correct option, that is option number A, that is second and fourth is the right answer. ठीक है, you can refer the provisions relating to PAN discussed under section 139A. Okay, so आ जाते हैं हम हमारे next question पे. सो इस्कॉन आईएनसी एक फॉरेन कंपनी है एंड नॉन रेसिडेंट है इंडिया में. फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 engaged in the business of trading of tube lights outside India. Okay. The principal officer of the company has approached you to enlighten, मतलब भाई आप उसको बताओ, him regarding the provisions of the Income Tax Act 1961 pertaining to the person who is required to verify the return of income in case of ISKCON INC. Advise him as to which of the following statements are correct, assuming that the company has a managing डायरेक्टर. ये मानते हुए कि कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है. तो देखो अगर कोई नॉन रेसिडेंट कंपनी है तो उस पर्टिकुलर केस में, ठीक है, जिसके भी पास, ठीक है, वैलिड पावर ऑफ अटॉर्नी होता है उस पर्टिकुलर कंपनी का, वो रिटर्न वेरीफाई करता है. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैनेजिंग डायरेक्टर है नहीं है, या वो है तो अवेलेबल नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. जिसके पास वैलिड पावर ऑफ अटॉर्नी है वो करता है. अच्छा, वैलिड पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं है, फिर वो पर्टिकुलर पर्सन कर लेगा जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है. ठीक है, सो द रिटर्न ऑफ इनकम इन केस ऑफ ISKCON INC कैन बी वेरीफाइड बाय मैनेजिंग डायरेक्टर. देखो ये पार्टली ट्रू है, पार्टली ट्रू है. Return of income in case of ISKCON INC can be verified by any director irrespective of the availability or otherwise of the managing director. Any director नहीं कर सकता. ठीक है. The return of income in case of ISKCON INC can be verified by a person who holds a valid power of attorney from such company to do so, irrespective of the availability or otherwise of the managing director. देखो एक नॉन रेसिडेंट कंपनी है तो उस पर्टिकुलर केस में, ठीक है, डेफिनेटली रिटर्न को वेरीफाई कौन करता है? पर्सन हु होल्ड्स अ वैलिड पावर ऑफ अटॉर्नी. या अगर मैनेजिंग डायरेक्टर है, वैलिड पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो मैनेजिंग डायरेक्टर कर लेगा. दैट मीन्स ये दोनों ही स्टेटमेंट, थर्ड एंड फर्स्ट, दोनों ही हमारे लिए क्या है यहाँ पे? करेक्ट है. मतलब अगर वैलिड पावर ऑफ अटॉर्नी वाला केस नहीं है, मतलब उसमें कवर्ड नहीं है, तो फिर जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो कर लेगा. ठीक है, सो वी हैव फर्स्ट एंड थर्ड बोथ आर करेक्ट. फर्स्ट सेकंड थर्ड, ओनली फर्स्ट, ओनली थर्ड और ओनली थर्ड. जस्ट अ सेकंड, फर्स्ट और थर्ड और ओनली थर्ड. सो वी हैव द ऑप्शन नंबर सी दैट इज करेक्ट हियर, दैट इज first or third. ठीक है, you can refer 140 for this particular point. I hope these MCQs are clear. Thank you so much, students.